हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट प्लस। आज हम करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर के नियंत्रण और समन्वय के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम क्या नियंत्रण एंड समन्वय के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि इन सभी में से कौन सा पादप हार्मोन रहेगा, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए। हमें दिया हुआ है क्या, इंसुलिन। इंसुलिन हमें पता है कहाँ से स्रावित होता है, अग्नाशय ग्रंथि से। कहाँ से स्रावित होगा, अग्नाशय ग्रंथि से। और ये किसके अंदर मिलेगी, जंतु के अंदर मिलेगी। थायरोक्सिन स्रावित होएगा कहाँ से, थायराइड ग्रंथि से। कहाँ से, थायराइड ग्रंथि से। ये भी कैसा हार्मोन आएगा, जंतु हार्मोन आएगा। फिर आएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होगा, अंडाशय से। और ये भी कैसा हार्मोन आएगा, जंतु हार्मोन। तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्या बचा है जो हमसे पूछा है, साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन हमारा आंसर आएगा क्या, ये क्या मिलेगा हमें, पादप हार्मोन। ये कैसा मिलेगा हमें, पादप हार्मोन मिलेगा। तो इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन ये तीनों कैसे हो जाएंगे, जंतु हार्मोन। और थर्ड लास्ट में बचा साइटोकाइनिन, और ये कैसा होगा हमारे पास, पादप हार्मोन। नेक्स्ट दिया हुआ है क्या, कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। ये एक तंत्रिका कोशिका है हमारे पास, रफली हमने बनाई है। ये एक तंत्रिका कोशिका है। इस तंत्रिका कोशिका के छोटी छोटी ब्रांचों को हमने क्या बोल दिया था, डेंड्राइट्स। फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारे पास क्या, दूसरा न्यूरॉन। अब इन्होंने कहा कि ये वाला पोर्शन, यानी कि दो न्यूरॉन के बीच वाला पोर्शन, दो न्यूरॉन के बीच वाला पोर्शन, तो इसको तो हमने क्या बोल दिया, ध्रुमिका, यानी कि डेंड्राइट्स। इसे हमने क्या बोल दिया, डेंड्राइट्स। अब एक्सोन क्या था, ये वाला भाग, इसका लंबे वाला भाग एक्सोन था। यहाँ से जो ट्रांसफर हो रही है सूचनाओं को, इसे हमने क्या बोल दिया था, आवेग। तो हमारा आंसर क्या आएगा, साइनेप्स। इस दो न्यूरॉन के बीच के स्थान को हमने क्या बोला था, सिनेप्स। इसे हमने क्या बोला था, सिनेप्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हमने क्या बोल दिया, सिनेप्स। अगर हमसे पूछ ले कि तंत्रिका कोशिका की ये जो यूनिट होएगी वो क्या होएगा, न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका हो जाएगी, ठीक है, जिसे हमने इसे क्या नाम दिया था, न्यूरॉन नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, यानी कि हमारा जो मस्तिष्क होगा वो क्या काम करेगा। हमारा जो मस्तिष्क है, हमने पढ़ा था कि मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। ठीक है, तीन भाग मिले। तो सोचने के लिए क्या चाहिए, हमारा मस्तिष्क। अब हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए और उपरोक्त सभी, तो सभी के लिए कौन उत्तरदायी होएगा, हमारा मस्तिष्क। क्योंकि हमने पढ़ा हमारे मस्तिष्क के अंदर टोटल हमें कितनी ग्रंथियां मिल रही थी, तीन ग्रंथियां उपस्थित थी। कितनी ग्रंथियां उपस्थित थी, तीन ग्रंथियां उपस्थित थी। एक थी हाइपोथैलेमस, एक थी हाइपोथैलेमस, एक थी पीयूष ग्रंथि, और तीसरी थी हमारे पास कौन सी, पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। और हमारे मस्तिष्क का ये सभी का क्या हो जाएगा, उपरोक्त काम हो जाएगा, सोचने का, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, यानी कि उपरोक्त सभी। अब क्वेश्चन आया हमारे पास, क्या क्वेश्चन दिया है उसने, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है।
हमारे शरीर में, पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? तो पहले ही इसने एक प्रश्न दिया है कि हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है, और अगर वो सही प्रकार से कार्य नहीं करेगी तो उससे कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, वो देखना है हमें। तो देखते हैं हम तंत्रिकाओं के, यहाँ पर दिया हुआ तंत्रिकाओं के विशिष्टीकृत सिरे पर्यावरण से होने वाले परिवर्तनों को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ग्राही कहते हैं। ये ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। किस में स्थित होंगे? हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होंगे। ये विभिन्न सूचनाओं को ग्रहण कर मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। यदि ग्राही, अब दूसरा प्रश्न इसका स्टार्ट हो गया कि यदि ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हो तो हम वातावरण से होने वाले परिवर्तनों को अनुभव नहीं कर पाएंगे तथा ठीक ढंग से अनुचित कार्य नहीं कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है? पेन है। अब इसको हम क्या करेंगे? टच कर रहे हैं। इसको हमने जैसे ही टच किया तो इसके टच करने से जो संवेदनाएं हैं वो हमारे हाथ से किस में जाएंगी? हमारे मस्तिष्क में। अब मस्तिष्क उस पर विचार करेगा कि इसे टच करना सही है या नहीं है, या इसे क्या कर दिया जाए? हाथ को पीछे हटा दिया जाए। तो ये सब सोचने का काम किसका है? हमारे मस्तिष्क का है। लेकिन जब हमने इसको टच किया तो हमारी क्या होंगी? संवेदी अंग। आप सभी को याद होगा कि हमारे कितने संवेदी अंग थे? हमारे 5 संवेदी अंग थे, जिसके द्वारा हमें क्या मिलती हैं? संवेदनाएं मिलती हैं। यानी कि हमारी आंखें देखने का काम करेगी, हमारे कान सुनने का काम करेंगे, हमारी नाक सूंघने का काम करेगी, हमारी जीभ क्या करेगी? जो स्वाद का अनुभव करेगी, हमारी स्किन, हमारी जो त्वचा है वो बाह्य वातावरण के प्रति क्या करेगी? संवेदना शो करेगी। अगर ये जो हमारे जितने भी संवेदी अंग हैं उनके अंदर क्या होंगी? तंत्रिकाएं, जो क्या करेंगी? पूरे वातावरण में होने वाले जितने भी परिवर्तन हैं उसको ग्रहण करती है। जो ग्रहण करेगा उसे हमने यहाँ पर क्या बोल दिया? ग्राही। उसे हमने यहाँ पर क्या बोल दिया? ग्राही। तंत्रिकाओं के विशेषीकृत सिरे पर्यावरण से होने वाले, हमारे पर्यावरण में अगर कुछ भी परिवर्तन हो रहा है तो उसे ग्रहण करेंगे। उसे ग्रहण करने के लिए क्या होंगे? ग्राही होंगे। अब ये ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। अभी बताया कि ज्ञानेंद्रियां कितने प्रकार की दी हुई हैं हमें? 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां, यानी कि हमारे क्या दिए हुए हैं? संवेदी अंग। हमारे क्या दिए हुए हैं? संवेदी अंग। अब ये क्या करेंगे? जितनी भी सूचनाएं मिलेंगी उन सूचनाओं को क्या करेंगे? हमारे मस्तिष्क तक लेके जाएंगे, और मस्तिष्क क्या करेगा? हमारे सोचने का काम करेगा। ठीक है। अब परिवर्तनों को अनुभव नहीं, अगर ग्राही अंग को हटा दिया जाए, अब इसने कहा कि अगर ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं करेगा तो क्या होगा? अगर ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं करेगा तो वातावरण में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं वो हमें पता नहीं चलेंगे, जिसके कारण क्या होगा? हम अनुक्रिया, जो भी क्रियाएं मिल रही हैं उसके अगेंस्ट में हम जो अपनी प्रतिक्रिया शो कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो यदि ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे होंगे तो हम वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी जो स्किन है, अगर वो कोई काम नहीं कर रही, तो यहाँ पर अगर कोई जलती हुई चीज़ है या कोई कांटों वाली चीज़ है, अगर हम उसे पकड़ेंगे तो हमारा शरीर क्या करेगा? उसके, हमारा जो मस्तिष्क है वो सोच ही नहीं पाएगा, क्योंकि संवेदी अंग ही नहीं चल रहे। संवेदी अंग नहीं चल रहे यानी कि ग्राही नहीं चल रहा। तो हमारे शरीर में ग्राही वो हैं जो पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों को ग्रहण करेगी, सूचनाओं को, और उस सूचनाओं को कहाँ तक देंगे? हमारे मस्तिष्क तक देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको क्या, कि एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। ये हम कर चुके हैं।
ये आ गई हमारे पास क्या, एक तंत्रिका कोशिका। देखते हैं एक तंत्रिका कोशिका यानी कि हमारे पास किसकी स्ट्रक्चर आ गई है, न्यूरॉन की। क्या आ गया हमारे पास, ये न्यूरॉन आ गया। अब देखते हैं कि इस न्यूरॉन के क्या क्या भाग दिए हुए हैं हमें। इसको हमने क्या बोला, डेंड्राइट्स। अब मुझे बता सकते हो कि डेंड्राइट्स का क्या काम है। ये सबसे पहले क्या लेगा, सूचनाओं को, यानी कि सबसे पहले आवेगों को ग्रहण करेगा। सबसे पहले आवेगों को ग्रहण करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, आवेगों को ग्रहण करेगा। और इसके इस भाग को हमने क्या बोल दिया, अंदर के द्रव को क्या बोल दिया, कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य के अंदर हमें, यानी कि इस पूरे कोशिका द्रव्य यानी कि ये जो पूरा भाग है, इसे हमने क्या बोल दिया, कोशिका काय। ये वाला जो भाग दिया हुआ है इसे हमने क्या बोल दिया, कोशिका काय बोल दिया। ये कोशिका काय है, इसके ऊपर क्या मिलके, डेंड्रोइड्स। ये इसका क्या हो जाएगा, केंद्रक। ठीक है। और इसके अंदर जो हमें ये कण मिल रहे हैं येलो कलर के, इस कण को हमने क्या बोला है, नीजल काय। इसे हमने क्या बोला है, नीजल काय। और फिर ये जो हमें मिल रहे हैं पिंक कलर की, जो हमें ये सेल्स मिली हैं, इसे हमने क्या बोला है, श्वान कोशिका। इसे हमने क्या बोला, श्वान कोशिका। श्वान कोशिका के चारों तरफ हमें क्या मिलेगी, इस शीट को क्या बोलेंगे हमने, माइलिन आवरण। इसे हमने क्या बोला, माइलिन आवरण। इस माइलिन आवरण के बाद इस पार्ट को हमने क्या बोला, न्यूरोट्रांसमीटर। इसे हमने क्या बोला, न्यूरोट्रांसमीटर। और इसके अंदर के इस भाग को हमने क्या बोला, वेसिकल। इसे हमने क्या बोला, वेसिकल। इस वेसिकल के अंदर हमें जो मिलेगा भरा हुआ, वो क्या होगा, रसायन। इस रसायन के अंदर कौन सा रसायन मिलेगा हमें, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन क्या मिलेगा, एसिटाइल कोलिन मिलेगा। तो ये हो गया हमारे पास क्या, एक तंत्रिका कोशिका, जिसके भाग में क्या मिलेगा, कोशिका द्रव्य मिलेगा, कोशिकाएं मिलेगा, जिसमें क्या मिलेंगे हमें, डेंड्राइट्स मिलेंगे। इस वाले भाग को हमने क्या बोल दिया, इस वाले भाग को हमने क्या बोल दिया, एक्सोन। इस वाले भाग को हमने क्या बोल दिया, एक्सोन। इसके अंदर जो कोशिकाएं मिलेंगी उसे हमने क्या बोल दिया, श्वान कोशिकाएं। इसके चारों तरफ हमें क्या मिलेगी, माइलिन की आवरण मिलेगा। लास्ट में नर्व एंडिंग है, जिसमें हमने क्या बोला, इसके लोब को न्यूरोट्रांसमीटर, जिसके अंदर क्या भरा होगा, वेसिकल होगी। और उसके अंदर एक हमें रसायन मिलेगा जिसे हमने क्या बोल दिया, न्यूरोट्रांसमीटर। अब जितने भी आवेग हैं वो इस कोशिका काय से आए, डेंड्राइट से आए, वो आगे किस में जाएंगे, एक्सोन में। एक्सोन से आगे किस में जाएंगे, इसके नर्व एंडिंग में। और न्यूरोट्रांसमीटर से थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और उसके आगे हमें क्या मिलेगा, एक और न्यूरॉन मिलेगा। क्या मिलेगा, एक और न्यूरॉन। जो हमारा क्वेश्चन था क्या, कि दो न्यूरॉन के बीच के रिक्त स्थान को क्या बोला जाएगा, जिसे बोला जाएगा सिनेप्स। तो एक जो इतने भी आवेग है वो आएगा, वो आगे कहाँ हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप में प्रकाशानुवर्तन, क्वेश्चन दिया हुआ है प्रकाशानुवर्तन क्या होता है। पहले तो दिया हुआ है हमें प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश की, जैसे पादप में प्रकाश आएगा उसके प्रति अपनी संवेदना को दिखाना क्या हो जाएगा, प्रकाशानुवर्तन। देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर हमें क्या दिया हुआ है, पादप में प्रकाशानुवर्तन क्या होता है। पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें, क्या पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है हमें, पौधों में ऑक्सिन हार्मोन प्रोहे के, प्रोहे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसका तना भाग, प्रोहे के अग्रभाग में संश्लेषित होता है। सबसे पहले दिया हुआ है कि पौधों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ऑक्सिन। ऑक्सिन पादपों में होने वाला हार्मोन है, जो कहाँ होएगा, प्रो है, यानी कि तने में। तने में भी कहाँ पे, तने के बिल्कुल अग्रभाग में, यानी कि यहाँ पर, ये इसका तना है। तने के अग्रभाग में कौन सा आ रहा है, ऑक्सिन हार्मोन आ रहा है। क्या आ रहा है,
ऑक्सीन हार्मोन संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में होने वाली वृद्धि में सहायक करता है। यानी कि ये ऊपर से क्या बढ़ा रहा है, इसकी लंबाई क्या बढ़ाएगा, लंबाई में वृद्धि, क्या कर रहा है, लंबाई में वृद्धि करवा रहा है। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा होता है तब ऑक्सीन विस्तृत होकर परोहे के छाया वाले भाग में आ जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या आ रही है, लाइट आ रही है, यहाँ पर क्या आई, लाइट, सूर्य का प्रकाश। अब ऊपर वाले टिप वाले भाग में क्या निकल रहा है, ऑक्सीन। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है, यहाँ से, सिर्फ यहाँ से प्रकाश आ रहा है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो ऑक्सीन का सांद्रण, सॉरी, प्रकाश आ रहा है तो ऑक्सीन विस्तृत होकर परोहे के छाया वाले भाग में आ जाता है। यहाँ से प्रकाश आ रहा है तो सारा ऑक्सीन कहाँ आ जाएगा, इसके अपोजिट, यानी कि सारा ऑक्सीन यहाँ पर आ गया अपोजिट वाले भाग में जहाँ छाया आ रही थी। परोहे की छाया वाले भाग में ऑक्सीन का सांद्रण कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि करने के लिए उद्दीपित करता है। अब यहाँ पर क्या आ गया, ऑक्सीन, ऑक्सीन आ गया तो ऑक्सीन का सांद्रण कोशिकाओं को क्या करेगा, लंबाई में वृद्धि। इसके कारण क्या होने लगेगी, लंबाई में क्या होने लग जाएगी, वृद्धि होने लग जाएगी। अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता है तो ये यहाँ से जब वृद्धि यहाँ हो जाएगी, यहाँ पे वृद्धि होनी स्टार्ट होगी, अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। तो ये कहाँ मुड़ता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो ये इधर की तरफ झुक जाएगा, हमारा जो पौधा होगा वो इधर की तरफ क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, जिससे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। पौधे का प्रकाश की दिशा में आगे बढ़ना धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। तो प्रकाशानुवर्तन क्या होएगा, ये पौधा था, यहाँ से प्रकाश आ रहा था, जैसे प्रकाश आएगा तो जितना ऑक्सीन है वो छाया वाले भाग में चला गया, इधर छाया वाले भाग में ऑक्सीन हो गया तो ये क्या करेगा, यहाँ पर वृद्धि ज़्यादा हो जाएगी। जैसे जैसे वृद्धि इधर बढ़ जाएगी तो भार बढ़ता जाएगा और पौधा क्या होता जाएगा, झुकता जाएगा, किसकी तरफ, प्रकाश की तरफ। जैसे ही पौधा प्रकाश की तरफ झुकेगा इसे हमने क्या बोल दिया, प्रकाशानुवर्तन, इसे हमने क्या बोल दिया, प्रकाशानुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होता है। मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होता है। अब मेरुरज्जु क्या था, हमने मेरुरज्जु पढ़ा था, किसमें मदद करता है, हमारी प्रतिवर्ती क्रिया में, किसमें, हमारी प्रतिवर्ती क्रिया में। संपूर्ण शरीर की तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक जाने से पूर्व मेरुरज्जु में मिलती हैं, यानी कि हमारी जितनी भी तंत्रिकाएं हैं वो हमारे ब्रेन में जाने से पहले हमारा जो क्या होएगा, हमारी बैकबोन यानी कि मेरुरज्जु से जाएंगी। यहाँ से कोई भी आवेग जाएगा तो सबसे पहले किस में जाएगा, हमारे मेरुरज्जु में जाएगा, यानी कि मेरुरज्जु से फिर किस में जाएगा, हमारे मस्तिष्क में जाएगा। तो संपूर्ण शरीर की तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक जाने से पूर्व पहले किस में जाएंगी, मेरुरज्जु में। यानी कि इसने कहा कि तंत्रिकाएं सबसे पहले किस में जाएंगी, मेरुरज्जु में, फिर किस में जाएंगी, मस्तिष्क में। संपूर्ण शरीर की तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक जाने से पहले किस में आएंगी, मेरुरज्जु में मिलती हैं। प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु से बनता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु से बनती है तथा आघात सूचनाएं भी मेरुरज्जु से ही मस्तिष्क तक जाती हैं। तो तंत्रिकाएं पहले मेरुरज्जु के पास क्या लेके जाएंगी, सूचना। सबसे पहले सूचना कहाँ जाएगी, मेरुरज्जु में, फिर मेरुरज्जु से सूचना किस में जाएगी, मस्तिष्क में जाएगी। यदि मेरुरज्जु पर आघात होता है, अब इन्होंने कहा कि अगर मेरुरज्जु पर कोई आघात हो गया, यानी कि मेरुरज्जु पर कोई अटैक हो गया, तो कोई भी सूचना मस्तिष्क तक जाएगी नहीं, फिर ये सूचना नहीं जाएगी। अगर मेरुरज्जु पर आघात हो गया तो कोई भी सूचना क्या होएगी, मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाएगी और विभिन्न अंगों से मस्तिष्क का संपर्क क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे यहाँ पर कोई गर्म वस्तु है, जैसे ही इसे हमने टच किया तो इसको टच करने के बाद जितने भी जो मैसेज आएगा, वो आवेग हैं, वो सबसे पहले मेरुरज्जु में जाएंगे, फिर मस्तिष्क में जाएगा। फिर मस्तिष्क सोचेगा कि हमें हाथ हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। लेकिन अगर मेरुरज्जु तक आवेग गया ही नहीं तो मस्तिष्क तक नहीं जाएगा, मस्तिष्क तक नहीं गया तो हमें
आदेश ही नहीं मिलेगा कि हम हाथ हटाएं या रखे रहें, तो हमें हमारे शरीर को क्या हो सकता है, इससे बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो अगर मेरुरज्जु पर आघात टूट गया तो जो हमारा मस्तिष्क है वो काम नहीं करेगा, संपर्क टूट जाएगा और शरीर को चलाने के लिए जिस नियंत्रण व समन्वय की आवश्यकता होती है वह नहीं बन पाएगा। इसलिए हमारे लिए मेरुरज्जु क्या होएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है सूचनाओं को कहाँ तक भेजने के लिए, हमारे मस्तिष्क तक भेजने के लिए। अब आया मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा। कौन कौन से संकेत नहीं आ पाएंगे, मेरुरज्जु आघात हो गया तो कौन कौन से संकेत नहीं आ पाएंगे। अब इन्होंने कहा कि अगर हम पौधों की बात करें तो पौधों में केवल रासायनिक नियंत्रण एंड समन्वय होता है, इससे कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता तथा पौधे कुछ रसायन उत्पन्न करते हैं जो वृद्धि को उत्प्रेरित और नियंत्रित करते हैं, जबकि कुछ अन्य वृद्धि को कम करते हैं। ये रसायन पादप, ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है आपके पास, क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है कि पादप वृद्धि नियमक किसे कहते हैं। प्रश्न क्या है हमारे पास, पादप वृद्धि नियमक या पादप हार्मोन किसे कहते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आया कि पादप वृद्धि नियमक या पादप हार्मोन किसे कहते हैं। हमारा क्वेश्चन आएगा कि पादप हार्मोन किसे कहेंगे। तो हमें पता है कि पौधों के अंदर, अगर हम बात करें पौधों की, तो पौधों के अंदर कोई भी क्या नहीं मिलती, हमें तंत्रिकाएं नहीं मिलती, पौधों के अंदर कोई भी तंत्रिका नहीं मिलेगी हमें, है ना। तो पौधों में केवल रासायनिक नियंत्रण या समन्वय होता है, इसमें कोई भी तंत्रिका तंत्र नहीं होता। हमें पता है कि कोई भी तंत्रिका तंत्र नहीं होता। पौधे कुछ रसायन उत्पन्न करते हैं जो वृद्धि को उत्प्रेरित व नियंत्रित करते हैं, यानी कि पौधों में क्या होंगे, हार्मोन स्रावित होंगे। पौधों में क्या होंगे, हार्मोन स्रावित होंगे। ये हार्मोन क्या करते हैं, वृद्धि करने में मदद करते हैं, जबकि कुछ हार्मोन क्या करते हैं, वृद्धि को कम कर देते हैं। या तो वृद्धि होगी या वृद्धि नहीं होगी। ये रसायन पादप हार्मोन या पादप वृद्धि नियमक कहलाते हैं। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, पादप हार्मोन। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पादप हार्मोन किसे कहेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा कि इसके अंदर कोई भी तंत्रिका नहीं होती। पादप क्या करेंगे, कुछ रसायन का स्रावन करते हैं जो या तो वृद्धि को बढ़ा देते हैं या फिर वृद्धि को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो इन्हें हमने क्या बोल दिया, पादप हार्मोन बोल दिया। एक जीव में नियंत्रण व समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे क्या कि एक जीव में नियंत्रण व समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है। सोच के बताइए कि किसी भी जीव के अंदर नियंत्रण व समन्वय क्यों होना चाहिए, क्या कारण होगा पादप किसी भी जीव के अंदर किसी भी क्रिया को करने के लिए नियंत्रण होना। देखिए, किसी भी जीव में नियंत्रण एवं समन्वय की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रत्येक जीव की जीवित रहने के लिए कई परिस्थितियों का क्या करना पड़ता है, सामना। अतः उसी के अनुरूप क्या करेंगे, हम प्रतिक्रिया करेंगे। जैसे अगर यहाँ से बहुत ज़्यादा क्या आ रहा है, तेज प्रकाश आ रहा है, तो हम कहाँ चले जाएंगे, ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ पर प्रकाश क्या हो, कम हो। तो हमने क्या किया, अपने आप को रहने के लिए यानी कि वातावरण के अनुकूल रहने के लिए क्या दिखाया, प्रतिक्रिया दिखाई। तो अगर हम प्रतिक्रिया ही नहीं करेंगे, हमारे जीव के शरीर में नियंत्रण और समन्वय नहीं होगा, तो जीवन सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। अब हमसे पूछा हुआ है कि अनैच्छिक क्रियाएं, क्वेश्चन दिया है हमारे पास क्या कि अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। एक हमने पढ़ा हुआ है क्या, ऐच्छिक क्रिया। एक हमने पढ़ा है ऐच्छिक क्रिया जो क्या आएगी, जो हमारी इच्छा अनुसार हो, वो ऐच्छिक क्रिया है।
अनैच्छिक हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है अनैच्छिक? जिस पर हमारा नियंत्रण ना हो, जिस पर हमारा नियंत्रण ना हो। जैसे मुझे चलना है, जिस पर मेरा नियंत्रण है, मैं चल रही हूँ, मैं लिख पा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, क्योंकि उस पर मेरा नियंत्रण है। ऐसी क्रियाएं जिस पर हमारा नियंत्रण हो उसे तो हमने क्या बोल दिया? ऐच्छिक क्रियाएं। लेकिन जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है उसे हमने क्या बोल दिया? अनैच्छिक क्रियाएं। अब ये अंतर पूछ रहा है कि अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया में क्या अंतर होगा। वे क्रियाएं जो अपने आप होती हैं और जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता वो क्या कहलाती हैं? अनैच्छिक क्रियाएं। जैसे हमारी हार्ट बीट का चलना, हमारे को सांस आना यानी कि श्वसन क्रिया, हृदय धड़कन आ गया, रक्तदाब आ गया, हमारा बीपी बढ़ना और हमारे मुख में क्या स्रावित होना? लार का स्रावन होना। ये सब क्या हो जाएगा? इसमें से अधिकतम मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क से नियंत्रण होता है। ऐसी क्रियाएं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसे हमने क्या बोल दिया? अनैच्छिक। और ऐसी क्रियाएं जिसका हम तुरंत क्या कर रहे हैं? प्रतिवर्ती शो कर रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं? अगर कोई क्रिया हुई तो हम तुरंत क्या कर रहे हैं? अनुक्रिया दर्शा रहे हैं, तो उससे हमने क्रियाओं को क्या बोल दिया? प्रतिवर्ती क्रिया। ऐसी क्रियाएं जो तुरंत होती हैं और उन्हें मस्तिष्क तक नहीं जाने दिया जाता, उन्हें मस्तिष्क तक जाने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसी अनुक्रियाओं को क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं। ये क्रियाएं किसके नियंत्रण में होती हैं? सिर्फ और सिर्फ मेरुरज्जु के। जैसे हमारी आंखें क्या हो रही है? हमारी आईज ब्लिंक कर रही हैं, हमारी आंखों का झपकना, हमारा छींकना, ये सब किसके कंट्रोल में है? मेरुरज्जु के। इसके लिए हमें मस्तिष्क को सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए मस्तिष्क तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी क्रियाएं जो कैसी हो रही हैं? मस्तिष्क तक होने वाली, मेरुरज्जु से होने वाली क्रियाएं कैसी होंगी? तुरंत, यानी कि इमीडिएटली शो होंगी। ये हुए हमारे इंटरेस्टिंग से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट। अब हम मिलेंगे इसी तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए रिवीजन कीजिए। थैंक यू सो मच।